हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स हंगामा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी का यह प्रैक्टिस सेट है जो कि एसके झा सर द्वारा लिखा गया है वॉल्यूम 2। इसमें से आज प्रैक्टिस सेट 9 का मैथ पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले आप 1 से लेकर के 8 तक का प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहां से उन सभी का लिंक मिल जाएगा। वो भी मैथ का है ना। तो 1 से लेकर के 8 तक आप जाकर के देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो कि आपके रेलवे ग्रुप डी या फिर आने वाले एनटीपीसी के एग्जाम में यह बिल्कुल काम करने वाला मैथ है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं टाइप 9 का पहला क्वेश्चन जो कि 46 से लेकर के 70 तक इस वीडियो में होने जा रहा है क्वेश्चन। तो पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 46 नंबर। 46 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि 13 माइनस बड़ी ब्रैकेट 7 माइनस मध्यम ब्रैकेट 6 माइनस छोटी ब्रैकेट 5 माइनस 4 माइनस 3, 4 और 3 पर बार लगा हुआ है, ब्रैकेट बंद। इसका मान ज्ञात करना है। देखिएगा कि सबसे पहले किसका काम करते हैं हम लोग, तो वेनिकुलम यानी बार लगा हुआ होता है उसका काम करते हैं, वो भी कहां, तो ब्रैकेट के अंदर, है ना। सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट के अंदर का काम करते हैं और उसमें भी किसका, तो वेनिकुलम जिसमें लगा हुआ रहता है उसका, है ना। तो यहां पे देखिएगा कि वेनिकुलम किस में लगा हुआ है, तो 4 और 3 पर लगा हुआ है। क्या यह माइनस पर लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है। तो माइनस पर जब नहीं लगा हुआ रहता है तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि 4 को प्लस मानते हैं। यहाँ देखिएगा कि 4 को क्या माना जाता है, तो प्लस माना जाता है, ठीक है, क्योंकि माइनस पर तो नहीं लगा हुआ है, यानी 4 के आगे माइनस है लेकिन माइनस पर वेनिकुलम नहीं है, इसका मतलब 4 जो है प्लस में है। तो 4 प्लस में है और 3 माइनस में है, तो 4 में से 3 घटाइएगा तो 1 बचेगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको ब्रैकेट ये सब का प्रयोग करके आपको ये चीज नहीं दिखाना है कि आप कितना अच्छा तरीका से बना रहे हैं, आप कितना जल्दी आंसर निकाल ले रहे हैं, वो चीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो बोर्ड मास का जब भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करना हो तो आप क्या कीजिएगा कि आसानी से इसको नियम बाई आप एक ही लाइन में इसका आंसर निकाल सकते हैं। वो भी कैसे, तो देखिए यहाँ पे 4 में से 3 घटाएगा तो 1 बचेगा, ये प्लस में होगा और ए वाला माइनस आ जाएगा इसके लिए। तो फिर 5 में से 1 घटाएगा तो कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा। 4 प्लस में है, फिर देखिए माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, फिर 6 में से 4 घटाइएगा तो कितना बच जाएगा, 2 बचेगा। अब 2 देखिए यहाँ पे 2 प्लस में है, फिर ए वाला माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, तो 7 में से 2 घटाइएगा तो 5 हो जाएगा। फिर 5 देखिए प्लस में है, ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फिर 13 में से 5 घटा दीजिएगा तो कितना बच जाएगा, 8। यही 8 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसे बोला है कि 32/243 इसका पावर -4/5 का मान क्या होगा। तो देखिएगा यहाँ पे कि जब पावर पर माइनस लगा हुआ हो तो क्या करते हैं कि बेस को पलट देते हैं। इनवर्स में आप लोग पढ़े होंगे। तो देखिएगा यहाँ पे इसको पलटिएगा यानी 243 ऊपर चला जाएगा और 32 नीचे आ जाएगा और इसका पावर कितना हो जाएगा, 4/5। यानी पावर नहीं बदलता है, पावर जो है वो नहीं पलटता है। बेस को पलट देते हैं तो पावर में माइनस लगा हुआ है तो माइनस हट जाता है और माइनस नहीं लगा हुआ है तो माइनस चला आता है। कब, जब हम बेस को पलट देते हैं, यानी हर को अंश के जगह और अंश को हर के जगह। अब यहाँ पे देखिए 243 जो होता है 3 के पावर 5 होता है और 32 जो होता है 2 के पावर 5 होता है। इसका होल पावर है 4/5। इसका होल पावर क्या है, 4/5 है। अब देखिएगा यहाँ पे कि 3/2 यानी 3 के पावर भी 5 है और 2 के पावर भी 5 है। तो आप जानते होंगे कि P/Q इसका होल पावर 5 का मतलब होता है, या फिर देखिएगा P के पावर m/q के पावर m का मतलब होता है P/Q इसका होल पावर m, यही होता है।
तो उसी प्रकार यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि 3 के पावर भी 5 है और 2 के पावर भी 5 है, तो इसका होल पावर लिख सकते हैं, यानी 3/2 और इसका पावर 5। इसका पहले से पावर कितना है, 4/5। अब देखिएगा यहाँ पे जब पावर पर पावर हो तो क्या होता है, पावर पावर गुना होता है। 3/2 इसका पावर हो जाएगा 5 गुने 4/5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए 3 के पावर भी 4 और 2 के पावर भी 4, तो 3 के पावर 4 कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। अब बटा में 2 के पावर 4 16 हो जाएगा। तो पूर्णांक में दिया गया है क्या, नहीं, यानी 81/16 आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बोला कि रौनक के वेतन में 10% कमी कर दी गई। इस कम किए गए वेतन में 10% वृद्धि कर देने पर रौनक को कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई। तो देखिएगा एक कमी है और एक वृद्धि है, तो हम लोग कौन से सूत्र पर बनाएंगे, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए गुने बी बटा में 100। अब कमी बोलता है तो माइनस लगाते हैं, वृद्धि बोलेगा तो प्लस लगाएंगे। तो पहले बोला है क्या कि ये कमी किया जाता है, यानी -10%, फिर वृद्धि कर दिया जाता है, तो +10%, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 10 गुने 10 बटा में 100। ये हो गया आपका -10% प्लस में 10%, इसको काटिएगा 0 से 0, 0 से 0, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 ही होगा, यानी -1%। अब यहाँ पे देखिए कि एक चीज आपका माइनस में है और वही सेम चीज एक प्लस में है, तो दोनों कैंसिल हो जाता है। यहाँ देखिए -1% आ गया, तो माइनस किसको दर्शाता है, हानि को दर्शाता है, तो 1% का क्या हुआ, हानि हो गया, 1% की हानि हो गई, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि 240 का के मतलब क्या होता है, गुना होता है, तो हम डायरेक्ट लिखते हैं, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो 240 का के मतलब गुना, 35% मतलब बटा में 100, यहाँ पे प्लस है 280 का 55/100, यानी 55% है, बराबर 714 का के मतलब गुना का x बराबर क्या होगा, x बराबर क्या होगा, यानी x का वैल्यू यहां से हम लोगों से पूछा है। तो देखिएगा यहाँ पे कि इसको हम लोग काट सकते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। इसका देखिएगा 2 से काटेंगे, 5 से काटिए सबसे पहले, 5 से 35, 5 दूनी 10, 2 से 12 दूनी 24, 12 सते 84, प्लस 1 0 से 1 0, 5 से काटेंगे 11 बार में और 5 से 2 बार में, 2 से काटेंगे 14 बार में, 14 से 11 में गुना कीजिएगा तो 4 4 1 5 1 154 हो जाएगा, बराबर 714 गुने x। ये दोनों को जोड़ेंगे तो 4 4 8 हो जाएगा, 8 5 13 के 3, 1 1 2, 238 बराबर 714 गुने x। अब देखिएगा कि उधर 714 गुना में इधर आएगा तो भाग में, x बराबर हो जाएगा 238 बटा में 714। अब इसको काटेंगे हम लोग, 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो यह कटेगा आपका 102 बार में, ठीक है, 102 बार में कटेगा। और इसको कटेगा तो 7 3 21, 7 चौके 28, 2 से काटेंगे इसको, 2 5 10, 2 एकम 2, 2 से 17 दूनी 34, 17 एकम 17, 17 3 51, यानी x का वैल्यू जो आएगा वह 1/3 आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसे बोला क्या कि एक व्यक्ति अपनी आधी पूंजी 10%
वार्षिक ब्याज की दर से 1/3 9% और शेष 12% वार्षिक ब्याज की दर से निवेश करता है, उसे प्राप्त होने वाला औसत वार्षिक ब्याज की दर क्या है? तो देखिएगा कि आधी पूंजी, तो आधा पूंजी जो है, तो देखिए 1/2 पूंजी 10% पर, तो गुना करेंगे इसमें 10%, 10/100। फिर बोला क्या कि 1/3 9% पर, तो 1/3 मतलब क्या, 1/3, इसका 9%। या फिर देखिए प्रतिशत ही लिखिए, बटा में 100 9 भी लिखिएगा चलेगा, यानी ये 10% हो गया और ये हो गया का 9%, है ना। और बोला है क्या कि और शेष जो है वह 12% वार्षिक ब्याज की दर से निवेश करता है। तो देखिएगा शेष कितना बचेगा, तो 1/2 दे दिया है कुल पूंजी का, 1/3 लगा दिया है, तो दोनों मिलाकर के कितना हो जाएगा, एलसीएम लीजिए 6 हो जाएगा, 2×3 6, 3×2 6, यानी 5/6। 6 भाग में 5 भाग यह लगा चुका है, तो बचा कितना शेष, 1/6, है ना। देखिएगा कि 6 भाग में 5 भाग यह टोटल लगा चुका है, तो बच गया कितना, 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 भाग, यानी 1/6 भाग बचा हुआ, और इसको क्या करता है कि 12% पर लगाता है। तो कुल ब्याज कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, कुल ब्याज का दर जो होगा इतना हो जाएगा, क्योंकि ब्याज हम लोग किस पर निकालते हैं, मूलधन पर ही निकालते हैं, है ना। तो यहां से इसको काटेंगे तो 2 से 2 × 5 = 10, 3 से 3 × 3 = 9, 6 से 6 × 2 = 12। यहां से आ गया आपका 5 एकम 5% प्लस 3 एकम 3% प्लस में 2 एकम 2%, तो ये हो जाएगा आपका 5 × 3 = 8, 8 × 2 10%। तो 10% इसका निकल करके आ गया क्या, औसत वार्षिक ब्याज, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बोला क्या कि ए और बी मिलकर एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, यानी ए और बी मिलकर के काम करता है तो 15 दिन इसको लगता है, जबकि ए अकेला उस काम को 18.75 दिनों में पूरा कर सकता है। ए अकेला काम करता है तो 18.75 दिनों में पूरा कर सकता है। वे काम साथ में आरंभ करते हैं, लेकिन काम पूरा होने से 12.5 दिन पहले ए काम छोड़ देता है। ए और बी ने एक साथ कितने दिनों तक काम किया था? देखिएगा सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसका एलसीएम निकालेंगे, तो 15 और 18.75 का एलसीएम निकालिएगा तो 75 हो जाएगा। 75 में आप 15 से भाग दीजिएगा तो 5 बार में कटेगा, जबकि 18.75 से भाग दीजिएगा तो यह 4 बार में कटेगा। आप भाग दे करके देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा कि ये ए और बी, ये दोनों का कार्य क्षमता जो है 5, ए और बी का कार्य क्षमता क्या है 5, जबकि ए का कार्य क्षमता क्या है तो 4 है। तो यहाँ पे देखिएगा कि ये ए का कार्य क्षमता 4 है, अकेले एक दिन में 4 काम करता है, तो बी इसमें से कितना काम करेगा, 5 काम में ए और बी दोनों मिलकर के करता है। इसका मतलब है कि देखिएगा कि ए 4 काम करेगा तो बी 1 काम करेगा प्रतिदिन, तब तो यहाँ देखिए 4 1 5, इसका अकेले का कितना है 4 काम प्रतिदिन है। आगे कह रहा है कि वे काम साथ में आरंभ करते हैं, लेकिन काम पूरा होने के 12.5 दिन पहले एक काम छोड़ देता है। तो सोच के देखिए कि 12.5 दिन पहले काम कौन छोड़ दिया, ए छोड़ दिया, लेकिन 12.5 दिन लास्ट तक के बी काम किया होगा, जब तक के काम खत्म ना हो गया होगा तो बी करता रहा होगा, है ना। यहां पे बोला है कि ये 12.5 दिन पहले, यानी काम खत्म होने से 12.5 दिन पहले ए छोड़ देता है। तो जब ए छोड़ देता है तो 12.5 दिन तक के बी काम किया होगा, तो बी के द्वारा 12.5 दिन तक के काम किया गया भाग हो जाएगा कितना, तो देखिएगा 12.5 दिन में यह काम करेगा कितना, तो प्रतिदिन एक काम करेगा, तो 1 से गुना करेंगे तो 12.5 काम करेगा, 12.5 दिन में 12.5 काम करेगा।
अब शेष काम देखिएगा कितना बच गया। यहां से शेष इसमें से घटा देते हैं, 12.5 को घटाइएगा इसमें से, तो 10 में से 5 घटेगा 5, ये बच गया आपका 4 में से 2 घटेगा 2, यहाँ दशमलव डाल दीजिए, ये हो गया आपका 7 में से 1 घटेगा 6, 62.5। और यही 62.5 जो शेष भाग काम है, इसी को ना दोनों मिलकर के किया होगा शुरू में, है ना। तो ए और बी मिलकर के कितना दिन काम किया, तो देखिएगा कि ए प्लस बी मिलकर के कौन सा काम को किया होगा, यही 62.5 भाग काम को किया होगा। किस हिसाब से, तो 5 के हिसाब से, क्योंकि उस समय दोनों था, है ना। 12.5 दिन बी अकेले काम किया है ए के अनुपस्थिति में, लेकिन शुरुआत में 62.5 काम को दोनों मिलकर के किया था। तो देखिए कितना दिन में किया होगा, 5 से इसको काटिएगा तो हो जाएगा आपका 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 25, यानी शुरू में यह 12.5 दिन दोनों मिलकर के काम किया था। यह इसका आंसर हो जाएगा 12.5 दिन, यानी 12.5 दिन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, बोलता है क्या कि ये दो संख्याएं 11:8 के अनुपात में, पहली संख्या है और यह दूसरी संख्या है। यदि उनका मस यानी HCF 15 है तो छोटी संख्या ज्ञात करें। जब दो संख्याओं का अनुपात दे रखा हो और HCF दे रखा हो तो क्या करते हैं कि HCF से ही गुना किया जाता है। संख्या निकालने के लिए HCF से ही गुना किया जाता है। तो हम लोगों से छोटी संख्या पूछा है, तो छोटी संख्या बराबर हो जाएगा छोटी संख्या। तो छोटी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे कि छोटा अनुपात देखेंगे कि कौन है। तो यहाँ पे देखिएगा ये 11 है और ये 8 है, तो 8 का वैल्यू निकालना है। तो 8 में क्या करना है कि 15 से गुना कर देना है, 15 8 120, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बोला कि एक काम को करने में ए बी सी और डी की कार्य क्षमताओं का अनुपात 3:2:5:4 है। यानी ए बी सी और डी के कार्य क्षमता का अनुपात जो है 3:2:5:4 के अनुपात में है। इसका एफिशिएंसी है यानी क्षमता का अनुपात दे रखा है। किसी कार्य के लिए दिया गया पारिश्रमिक 5600 रुपये है, तो किसे सबसे कम राशि मिली और कितनी राशि मिली। तो देखिएगा कि पैसा जो बांटा जाता है वह उसके कार्य क्षमता के अनुसार ही बांटा जाता है। जो जितना काम करेगा उसी हिसाब से पैसा लेगा। तो मान के चलिए कि ए का क्षमता 3 है तो 3 रुपया लेगा, बी का क्षमता 2 है यानी 2 काम करने का प्रतिदिन तो 2 रुपया लेगा यह। सी का क्षमता है 5 काम प्रतिदिन करने का तो 5 रुपया डेली लेगा। जबकि डी का कार्य क्षमता है 4 काम प्रतिदिन करने का तो यह 4 रुपया लेगा। तो अनुपात में चारों मिलकर के कितना रुपया लेता है, तो 5 4 9 9 2 11 11 और 3 14, अनुपात में 14 रुपया चारों मिलकर के लेता है, जबकि लेता है कितना 5600 रुपया। दोनों बात यहां से बराबर हो जाएगा, 14 चौके 56, अनुपात 1 बराबर यहां से आ गया कितना 400। अनुपात 1 का वैल्यू 400 हो गया। तो सबसे कम किसको मिलता है, देखिए तो अनुपात में सबसे कम कौन दिख रहा है, तो अनुपात में सबसे कम बी का दिख रहा है ना। तो इसी को कम मिलेगा तो कितना मिलेगा, तो 2 गुने 400। अनुपात 1 का वैल्यू 400 तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 गुने 400, तो 4 दूनी 800। 800 रुपया मिला किसको, बी को, और जो कि सबसे कम है यानी चारों में सबसे कम किसको मिला है, तो बी को मिला है। कितना मिला है, तो 800 रुपया मिला है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर में दिया गया है, बी को 800 रुपया, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 5% लाभ पर बेचा जाता, यानी 5% हानि की अपेक्षा 5% लाभ पर बेचा जाता,
तो विक्रेता को 72.80 अधिक मिलता, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो देखिएगा यहाँ पे कि दोनों में अंतर कितना का है, -5% और +5% में कितना का अंतर है, तो 10% का अंतर है। 10% का अंतर है दोनों के बीच में, जबकि रुपया में कितना का अंतर है, तो 72.80 का 72.80 का अंतर है। तो 1% का वैल्यू यहां से हम लोग निकालेंगे तो 1% बराबर हो जाएगा 72.80 अब बटा में 10। अब यहां पे देखिएगा कि हम लोगों से पूछ रहा है कि उसका क्रय मूल्य क्या था, यानी वस्तु का क्रय मूल्य क्या था। तो क्रय मूल्य जो होता है अपने आप में 100% होता है, तो 100% का वैल्यू निकालना है। तो 1% बराबर इतना, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, 72 दशमलव हटाएंगे तो देखिएगा 7280 हो जाएगा यह। अब बटा में 10 तो है ही पहले से, और 2 जीरो आ जाएगा, यानी दशमलव के बाद 2 अंक तो 2 जीरो आ जाएगा इस पर, और गुने में 100 है ना। तो इसको काटिएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, यानी 728 रुपया इसका क्रय मूल्य था, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसे बोला क्या कि रूट अंडर 0.6 का मान क्या होगा। रूट अंडर 0.6 बराबर व्हाट। यहां पे देखिए कि इसका वर्गमूल निकालना है। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी दे तो सीधा क्या करना है कि देखिए यहाँ पे वर्गमूल निकालने से पहले क्या करेंगे कि देखिए दशमलव के बाद क्या करते हैं कि जोड़ा अंक को देखते हैं, यानी दशमलव के बाद वाला में जोड़ा अंक देखते हैं, जबकि जोड़ा अंक इसमें है नहीं, जोड़ा अंक नहीं है। तो जब जोड़ा अंक नहीं होता है तब क्या करते हैं कि एक जीरो बैठा करके इसका वर्गमूल निकाला जाता है, यानी जोड़ा पुराया जाता है ना। 2 का पेयर बनाएंगे हम लोग, तो 2 का पेयर बनाने के लिए क्या करते हैं कि एक जीरो डाल देते हैं, तब यहां से इसका वर्गमूल निकाला जाता है। तो वर्गमूल निकालिएगा तो 7 से देखिए 8 से हो जाएगा 8 8 64 ज्यादा हो जाएगा, 7 से 7 7 49। इसी प्रकार निकालते हैं वर्गमूल आप लोग। 7 यहाँ उतना ही से यहाँ पे गुना करेंगे और उतना ही नीचे यहाँ पे लिखेंगे, तो 49 हो जाएगा, यानी 49। यहाँ पे दशमलव है तो दशमलव डाल दीजिए। 7 7 ये दोनों जुड़ जाता है तो 14 हो जाता है। इसको घटाइएगा तो 10 में से 9 घटेगा 1, 5 में से 4 घटेगा तो 1। यहाँ पे देखिएगा कि दशमलव के बदले में क्या होता है कि 2 जीरो आता है। दशमलव के बदले क्या होता है कि जब भी उतारिएगा तो 2 जीरो इसमें उतारा जाता है। अब यहां से देखिए कि इसमें क्या करना है कि यहां पे क्या रखा जाए कि इससे कम आना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो 7 से देखते हैं, 7 से लगा करके तो 7 7 49 के 9 हासिल 4, 7 चौक 28 और 4 32 के 2 हासिल 3, 7 एकम 7, 7 और 3 10। हाँ 7 बार में लग जाएगा, 8 बार में ज्यादा हो जाता। अब यहाँ पे देखिएगा इसको घटाएंगे तो 10 में से 9 घटेगा तो 1, 9 में से 2 घटाइएगा तो 7, ये बच जाएगा आपका 0 है ना, 71 हो गया। 7 7 14 के 4, 4 1 5 1, 154 इधर हो गया आपका। अब यहाँ पे देखिए कि दशमलव के बदले फिर कितना 2 शून्य आ जाएगा। तो यहां से आप ऑप्शन से भी देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए में 0.94 है, बी में 0.87 है, सी में 0.77 कुछ करके है, और डी में है 0.89। तो देखिएगा एक ही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी जिसमें 0 दशमलव, देखिए यहाँ पे 0.77 यानी 77 लिखा हुआ है, बाकी बात किसी में और नहीं है। इसके बाद आपका 4 लिखा हुआ है, तो यही वाला आपका आंसर हो जाएगा, यानी 0.774, और आगे और भी आते जाएगा तो इतना ही पर यह छोड़ दिया है। तो यहाँ पे बाई ऑप्शन भी आप देख सकते हैं, जैसे मान के चलिए 7 तक के लगाए हैं 0.7 है ना, तो 0.7 ऑप्शन नंबर सी को छोड़ करके और किसी में नहीं, तो वहीं से आप आंसर उसको लगा सकते हैं बाई ऑप्शन आसानी से। हमको पूरा निकालने का जरूरत नहीं है, ऑप्शन जहां टैली कर गया वहां पे समझिए कि आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 56 नंबर, किसमें बोल रहा है कि एक संख्या x 2 दशमलव स्थानों तक पूर्णांक 15.84 के रूप में लिखी गई, दिए गए कथन में कौन सा कथन सत्य है।
यानी कौन सा कथन इसमें से सही है। तो यहाँ पे देखिएगा कि 15.84 यानी दशमलव के बाद 2 अंक तक के लिखा गया, जबकि इस समय आपको दिख रहा होगा कि दशमलव के बाद 3 अंक तक इसमें लिखा गया है ना। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि एक शून्य को बैठा सकते हैं, एक शून्य को यहाँ पे डालेंगे तो 15.840 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कि 15.840 जो कि x का मान है, ये 15.840 जो कि x का मान है, इसके बारे में क्या यह सत्य है? ऑप्शन नंबर ए से। ऑप्शन नंबर ए में बोलता है कि 15.835 से बड़ा 15.840 है, बड़ा है लेकिन बराबर नहीं है, तो इसी से यह कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यहां पे देखिएगा कि 15.835 से बड़ा 15.840 है, यानी इससे बड़ा ये 15.840 है। 15.845 से यह छोटा है, तो यह बिल्कुल सही होगा, क्योंकि देखिए 15.835 से यह बड़ा होगा 15.840, क्योंकि देखिए इससे आपको बड़ा दिखाई दे रहा है ना, जबकि 15.845 से यह छोटा है ना। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपके लिए सही होगा, यानी इस क्वेश्चन का जो जवाब होगा वह बिल्कुल सही होगा। अब आगे और भी देखते हैं हम लोग चेक करके कि यहाँ पे देखिए कि 15.835 से यह बड़ा है ना, जबकि 15.845 से यह छोटा या बराबर है। तो देखिएगा छोटा तो है लेकिन बराबर नहीं है, तो इसलिए यह कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा कि 15.835 से बड़ा x का मान तो है ही लेकिन बराबर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी भी आपका कैंसिल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बोला है क्या कि 2 रेलगाड़ी की चाल का अनुपात 8:9 है। 8:9 है, यह इसके चाल का अनुपात है, यानी स्पीड का। बोला है कि दूसरी रेलगाड़ी 450 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है। तो यहाँ पे देखिएगा कि 5 घंटे में तय करती है, तो यहाँ पे ये चीज हम लोग देखते हैं दूसरी रेलगाड़ी, तो ये चाल का अनुपात है, तो समय बराबर दूरी बटा चाल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चाल बराबर, चाल यहां से निकालते हैं तो चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी है 450 किलोमीटर और समय कितना लगता है? तो 5 घंटा लगता है। किसको? दूसरे रेलगाड़ी को। तो 5 से इसको काटेंगे, 5 × 45, 90 बार में, यानी 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहां से देखिएगा कि इसका चाल जो है दूसरी रेलगाड़ी का, ये पहली रेलगाड़ी है और ये दूसरी रेलगाड़ी है। तो दूसरी रेलगाड़ी का चाल अनुपात में 9 है, लेकिन है कितना? 90 है। अनुपात 1 बराबर हो जाएगा 10, अनुपात 1 बराबर 10 हो गया। तो पहली रेलगाड़ी का यहां से चाल निकल जाएगा 10 × 80 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटा में पहली रेलगाड़ी 80 किलोमीटर दूरी तय करती है। तो बोला कि पहली रेलगाड़ी द्वारा 5.5 घंटे में तय की गई दूरी कितनी है? तो दूरी बराबर चाल गुने समय। दूरी बराबर जो होता है वह चाल गुने समय होता है। तो पहली रेलगाड़ी के द्वारा तय की गई दूरी, तो दूरी बराबर चाल गुने समय, चाल गुने समय। तो देखिएगा चाल कितना है? तो चाल देखिएगा 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, और समय कितना? तो 5.5 घंटा, यानी 5/2। 2 से इसको काटिएगा तो 2 से कट जाएगा 40 बार में, तो 40 × 5 200 किलोमीटर। तो रेलगाड़ी ए द्वारा तय की गई दूरी 5.5 घंटा में कितना है? तो 200 किलोमीटर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, दिख रहा होगा कि विक्रेता द्वारा बेची गई पुस्तकों की संख्या निम्न तालिका में दी गई है, उसने किस महीने में सबसे कम किताबें बेची है?
यानी किस महीना में सबसे कम किताबें बेचा है। तो यहाँ पे देखिएगा एक कॉलम में आपको महीना दिया गया है और दूसरे कॉलम में बेची गई किताबों की संख्या। तो जनवरी में देखिएगा कि 2000 पुस्तक बेचा गया, फरवरी में 1500, मार्च में 2500, अप्रैल में 3000, मई में 2000, जून में 10,000, जुलाई में 1500, अगस्त में 2000, सितंबर में 5000, अक्टूबर में 2000, नवंबर में 150, नवंबर में 150 और दिसंबर में 6000। तो सबसे कम कौन से महीना में बेचा गया? तो देखिएगा नवंबर में मात्र 150 यानी 150 पुस्तक ही बेचा गया है। तो यही हो जाएगा आपका नवंबर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसे बोला कि एक थैले में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के 5:6:8 के अनुपात में है। 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के का अनुपात, देखिएगा कि यहां पे सिक्के का अनुपात दिया गया है, सिक्कों का अनुपात 5:6:8 के अनुपात में दिया गया है। यदि कुल राशि 240 रुपए है तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है? तो यहां पे समझिएगा कि जब भी सिक्का वाला प्रश्न पूछे तो आपको जब रुपया दिया हुआ रहेगा यानी मूल्य दिया हुआ रहेगा तो अनुपात में सिक्कों की संख्या दिया हुआ रहेगा, अनुपात में सिक्कों का अनुपात दिया हुआ रहेगा। जब सिक्कों की संख्या दिया हुआ रहेगा तो यह मूल्य का अनुपात यहां पे दे देगा। तो हमको क्या करना है कि अनुपात में आप जानते होंगे कि जब दो राशि यानी समान राशि को तुलना करना होता है तब जाकर के वहां पे हम लोग अनुपात का प्रयोग करते हैं, है ना। तो देखिएगा यहाँ पे कि हम लोग को क्या करना है कि सिक्का दिया हुआ है तो सिक्का बराबर सिक्का कर सकते हैं या फिर रुपया बराबर रुपया कर सकते हैं। तो रुपया दिया हुआ है 240 रुपया है टोटल, है ना। तो 240 यानी रुपया बराबर रुपया हमको करना है तो सिक्का को क्या करना होगा, मूल्य में चेंज करना होगा, यानी रुपया में मूल्य में इसको चेंज कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे मूल्य का अनुपात कैसे आएगा, ये 5 सिक्का मान लीजिए, है ना, ये 6 सिक्का और ये 8 सिक्का। तो सोचिए कि 1 रुपया का 5 सिक्का बराबर कितना रुपया, तो 5 रुपया। 50 पैसा का 6 सिक्का यानी 3 रुपया, क्योंकि 1 रुपया में 2 सिक्का होता है 50 पैसा का, है ना। तो 6 सिक्का में कितना रुपया होगा, 3 रुपया होगा। और 25 पैसा का 8 सिक्का है तो 8 सिक्का में कितना रुपया हो जाएगा 25 पैसा का, तो 2 रुपया हो जाएगा। कैसे, तो 1 रुपया में 25 पैसा का 4 सिक्का होता है तो कितना हो जाएगा, 2 रुपया हो जाएगा। तो यहां पे देखिए कुल रुपया कितना है, 5 और 3 8 और 2 10। अनुपात में कुल 10 रुपया है जबकि है 240। दोनों बातें यहां से बराबर हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल। अनुपात 1 बराबर 24। अनुपात 1 का वैल्यू कितना आ गया, तो 24 आ गया। अब हम लोगों से पूछा है कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है। तो देखिए सिक्कों की संख्या बोला है तो सिक्कों के अनुपात में हम लोग क्या करेंगे कि गुना करेंगे, है ना। जब रुपया बोलता तो रुपया का यहाँ पे गुना करते, क्योंकि अनुपात 1 का वैल्यू हम लोग को मालूम चल गया है। अनुपात 1 बराबर है 24 तो 8 बराबर कितना हो जाएगा, 8 गुने 24, 8 चौके 32 के 2, 8 दूनी 16 3 19, 192 सिक्का हो जाएगा। 192 सिक्के किसका, तो 25 पैसे के, यह इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसे बोला है कि एक समकोण त्रिभुज की आधार तथा ऊंचाई की लंबाई 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, तो इसके समकोण शीर्ष से कर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई क्या होगी। तो देखिएगा यहां पे एक समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी समकोण यानी एक कोण 90 डिग्री का होगा। इसका देखिएगा कि दिया गया है कि ऊंचाई की लंबाई यानी आधार की, सबसे पहले आधार की लंबाई 8 सेंटीमीटर,
तो ये आधार हो गया 8 सेंटीमीटर, आधार 8 सेंटीमीटर हो गया, और उसका ऊंचाई की लंबाई जो है 6 सेंटीमीटर है, यानी ऊंचाई यानी हाइट इसका जो है 6 सेंटीमीटर। तो हम लोगों से पूछा है तो इसके समकोण शीर्ष से कर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई क्या होगी। समकोण शीर्ष से, तो देखिएगा यहां पे समकोण शीर्ष से डाले गए लंब की लंबाई पूछ रहा है किस पर। ये देखिए ये वाला कर्ण है, ये वाला टोटल AC क्या है, कर्ण है, और इस पर डाला गया लंब कहां से, तो इस समकोण शीर्ष से, समकोण शीर्ष से डाला गया लंब की लंबाई पूछा है हम लोगों से। तो यहां से देखिएगा इसको निकालेंगे कैसे। सबसे पहले कर्ण निकालते हैं, तो AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC बराबर हो जाएगा यानी कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, तो रूट अंडर हो जाएगा कितना, AB का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर, ये हो जाएगा रूट अंडर 6 के स्क्वायर 36 प्लस 8 के स्क्वायर 64। ये हो जाएगा आपका 6 4 10 के 0, 6 3 9 1 10, 100 का वर्गमूल निकालिएगा तो 10 हो जाएगा, यानी A से लेकर के C तक का लंबाई हम लोग को पता चल गया कितना, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लोगों से इसमें पूछा है कि इसके समकोण शीर्ष से कर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई क्या हो, यानी इसका लंबाई हम लोगों से पूछ रहा है ना। तो देखिएगा समकोण शीर्ष से कर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई बराबर होती है आधार गुने ऊंचाई और बटा में कर्ण। या फिर आधार गुने ये लंब हो गया, अब बटा में कर्ण। तो देखिएगा आधार कितना है, तो देखिएगा आधार कितना है, तो 8 सेंटीमीटर है, तो 8 गुने लंब कितना है 6 सेंटीमीटर, 6 अब बटा में कर्ण निकल करके कितना है, तो 10, 8 छक 48 बटा 10, 48 में 10 से भाग दीजिएगा तो 4.8 सेंटीमीटर ये हो जाएगा, जो कि समकोण शीर्ष से कर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई हो जाएगा। यही हो गया आपका 4.8 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसे बोला है क्या कि दो पाइप A और B एक टंकी को क्रमशः 12 और 15 मिनटों में भर सकता है। A को लगता है 12 मिनट और B को लगता है 15 मिनट। दोनों को एक साथ खोला जाता है, लेकिन 3 मिनट के बाद A को बंद कर दिया जाता है। टंकी को भरने में नल B को कितना समय लगेगा। तो देखिएगा कि दोनों को खोला जाता है, लेकिन 3 मिनट के बाद इसको बंद कर दिया जाता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसका एलसीएम लेंगे तो टंकी का क्षमता निकल जाएगा। तो 12 और 15 का एलसीएम लीजिएगा तो 60 हो जाएगा। तो 60 लीटर का मान के चलिए कि टंकी है ना। तो ये हो जाएगा 12 25 60, 15 चौके 60। ए क्या करता है कि प्रति मिनट 5 लीटर भरता है, जबकि बी प्रति मिनट 4 लीटर भरता है। तो ए और बी मिलकर के 3 मिनट तक के भरता है। तो 3 मिनट में भर देगा दोनों मिलकर के कितना, 5 और 4 9, 9 तिया 27 लीटर भर दिया। 27 लीटर दोनों मिलकर के भर देता है। इसके बाद क्या होता है कि ए को बंद कर दिया जाता है। अब यहां से ए को बंद कर दिया गया, तो शेष भाग अब कितना है, तो 27 लीटर तो भर चुका है। तो 60 में से 27 घटा देंगे तो 10 में से 7 घटाएगा तो 3, ये बजाएगा आपका 5 में से 2 घटाएगा 3,
यानी 33 लीटर बच चुका है। तो 33 लीटर को कौन भरेगा? ए तो बंद हो गया है, बी भरेगा। तो बी भरेगा 33 लीटर को कौन से हिसाब से? तो 4 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से। 4 से भाग देंगे, 4 अठे 32, एक 33/4, यानी 8.1/4 मिनट में बी क्या करेगा कि शेष भाग को भर देगा। यह इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन बोला है कि x² माइनस 4x प्लस 3 और x² माइनस 5x प्लस 6 इसका एलसीएम निकालना है, यानी लघुत्तम समापवर्तय निकालना है। तो देखिए सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे कि गुणनखंड में तोड़ेंगे इसको। तो इसको तोड़ने के लिए फर्स्ट इंटू लास्ट पे, तो 3 एकम 3, 3 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि दोनों को जोड़ करके घटा करके कितना आना चाहिए? बीच वाला आना चाहिए, है ना। तो x², तो 3 एकम 3, 3 1 4 हो जाएगा, तो -3x माइनस x, तो -3x में 1x जोड़ेंगे तो -4x हो जाएगा, प्लस में 3। अब देखिए x कॉमन लेते हैं तो ये बच जाएगा आपका x -3, x -3, -1 कॉमन लेते हैं तो ये बच जाएगा आपका x -3। तो एक बार लिखेंगे x -1 और ये दोनों के बदले में एक बार लिखेंगे x -3। तो इसका गुणनखंड इतना निकल गया। अब अगला का निकालते हैं फर्स्ट इंटू लास्ट पे, तो 6 एकम 6 और 6 को ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे कि जोड़ घटा करके बीच वाला आना चाहिए। तो 3 दूनी 6, 3 2 5, x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6, x कॉमन लेंगे तो x -3 बचेगा, -2 कॉमन लीजिएगा तो x -3 बचेगा। इसके लिए लिखेंगे x -2 इंटू x -3। अब यहां देखिए कि हम लोग को क्या निकालना है कि एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम बराबर हो जाएगा कि दोनों में जो कॉमन है उसको एक बार लिखा जाता है, तो x -3, और जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखा जाता है, तो x -2 और इसमें बच जाएगा x -1। तो इतना आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। बोला है कि यदि 16 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा अपने वृत्त के केंद्र से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो उसी वृत्त की उस जीवा की लंबाई कितनी होगी जो केंद्र से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा। तो देखिएगा कि एक वृत्त है और यहां पे दिया गया है कि यदि 16 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा, मान के चलिए कि यह 16 सेंटीमीटर है, 16 सेंटीमीटर यहां से यहां तक की लंबाई है जीवा की, अपने वृत्त केंद्र से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है। वृत्त केंद्र यहां पे है इसका, और इससे यह 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यानी यहां से यहां तक के 15 सेंटीमीटर इसका दूरी है, 15 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है तो उसी वृत्त की उस जीवा की लंबाई कितनी होगी जो केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूर है, यानी केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूर है यह जीवा की लंबाई पूछ रहा है, जो कि यहां से यहां तक का दिया हुआ है, यहां से यहां तक का 8 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका लंबाई हम लोगों से पूछ रहा है। तो यहां पे मान लेते हैं हम लोग कि माना कि इसका वैल्यू x, ये चीज निकालना है, इसका नामकरण भी कर देते हैं। तो ये हो गया a, b, c, d। यहां से मान के चलिए कि कोई बिंदु है, इसको हम o मान लेते हैं, और यहां से इसका निकालना है, इसका लंबाई x हो गया। ठीक है, और यहां से कुछ भी मान लीजिए, मान के चलिए कि e है और ये f। तो देखिए कैसे निकालेंगे। दूसरी जीवा की लंबाई बराबर हो जाएगा आपको, जैसे देखिए यहां पे ए बी गुने
इसका दूरी OE, AB गुने OE बराबर CD गुने OF होता है, OF होता है। तो देखिएगा यहाँ पे कि AB, तो AB की लंबाई क्या, x मालूम नहीं है, गुने OE की लंबाई क्या है, OE की लंबाई 8 बराबर CD की लंबाई कितना है, 16 है, गुने OF की लंबाई 15 है। इससे इसको काटेंगे तो 8 दूनी 16, x बराबर हो जाएगा 15 दूनी 30 सेंटीमीटर। यानी AB जीवा की लंबाई कितना निकल करके आ जाएगा, तो 30 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बोला है क्या कि त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री, तो निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। तो देखिएगा एक कोण 90 डिग्री का है, इसका मतलब क्या है कि यह जो त्रिभुज है समकोण त्रिभुज है, यानी कोण B बराबर 90 डिग्री, तो इसको B मानते हैं, तो ये हो जाएगा A और ये हो जाएगा C। ठीक है। अब बोला कि निम्न में से कौन सा विकल्प सही है, तो सही विकल्प चुनने के लिए यहां पे हम लोग विकल्प लिखते हैं। ऑप्शन नंबर A में है cos C बराबर cos C बराबर AC बटा AB। बी नंबर ऑप्शन में है tan C बराबर AC बटा AB। ऑप्शन नंबर सी में है sec C बराबर AB बटा BC। और डी में है sin C बराबर AB बटा AC। अब देखिएगा इसमें चारों विकल्प में कौन सा सही है। तो यहां पे देखिएगा कि इसका वैल्यू हम लोगों से पूछ रहा है, यानी कोण C का वैल्यू पूछ रहा है। तो cos में होता है, देखिएगा cos में होता है आपका, जैसे cos थीटा बराबर होता है आधार बटा cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण होता है। तो देखिएगा आधार बटा कर्ण होता है, तो देखिए आधार कितना BC, आधार हो गया BC, अब बटा में कर्ण कितना, तो AC, BC बटा AC। तो देखिए BC बटा AC है क्या, नहीं है, तो ऑप्शन नंबर A गलत हो जाएगा। और cos का उल्टा क्या होता है, sec होता है, तो sec में होना चाहिए, sec का निकाल लेते हैं, sec थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, यानी AC बटा BC होना चाहिए। तो इसमें देखिए AC बटा BC है, नहीं है, तो BC है लेकिन AC नहीं है, तो ये जो होगा आपका C नंबर भी गलत हो जाएगा। tan C बराबर निकालते हैं, तो देखिएगा tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार होता है। तो देखिएगा लंब कितना हो गया AB, अब बटा में आधार देखिए BC, AB बटा BC। तो देखिए AB बटा BC है, नहीं है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। जब तीन वो ऑप्शन गलत हो गया तो चौथा तो सही ही होगा, चेक कर लीजिए आप। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण होता है। ठीक है, तो देखिएगा लंब बटा कर्ण होगा, तो लंब कितना AB, अब बटा में कर्ण AC। तो देखिए AB बटा AC है कि नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बोला है क्या
कि 3 साल में 5,000 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या है यदि ब्याज दर पहले वर्ष के लिए 4%, दूसरे वर्ष के लिए 3% और तीसरे वर्ष के लिए 2% है। तो देखिएगा यहाँ पे 5,000 है, 3 वर्ष का बोला है तो 3 डंडा यहाँ से खींचेंगे इस प्रकार, और पहले वर्ष के लिए देखिएगा कि 4% ब्याज का जो दर है वह पहले वर्ष के लिए 4%, दूसरे वर्ष के लिए 3% और तीसरे वर्ष के लिए जो है वह 2%। ठीक है, अब यहां से देखिए कि कैसे इसको निकाला जाएगा। तो 5,000 का 4% निकालिएगा तो देखिए 5,000 का 4% यानी 4/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 चौके 20, 200 रुपया निकलेगा। तो पहला वर्ष में इसका ब्याज हो जाएगा 200 रुपया साधारण ब्याज। दूसरे वर्ष में तो फिर 5,000 का 3% निकालिएगा तो 5 के 15 यानी 150 निकलेगा, और फिर 5,000 का 2% निकालिएगा तो 100 हो जाएगा। ये हो गया आपका साधारण ब्याज, ये जो हो गया साधारण ब्याज हो गया। अब देखिए पहले साल के साधारण ब्याज का ब्याज दूसरे साल में जाता है। आप जानते होंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या होता है, ब्याज का ब्याज होता है। तो पहले वर्ष का साधारण ब्याज का ब्याज जाएगा दूसरे वर्ष में, और जब दूसरे वर्ष में जाएगा तो दूसरे वर्ष के जो रेट है उसी के अनुसार लगेगा। तो देखिएगा दूसरे वर्ष का यानी 200 का 3% लगेगा, यानी 3 दूनी 6 रुपया। फिर जब तक के पहले वर्ष के ब्याज देगा दूसरे वर्ष में जाएगा तब तक के फिर दूसरा वर्ष का ब्याज लग जाएगा और यह तीसरा वर्ष में जाएगा, है ना। तो 150 का कितना प्रतिशत, तो तीसरा वर्ष में जो रेट है वही लगेगा यानी 2%, 1 जीरो से 1 जीरो और 2 से 2 पचे 10 और 5 से 5 दिए 15 यानी 3 रुपया। यहां से इसका 3 रुपया आ जाएगा। और देखिएगा कि जब तक के यह दूसरे वर्ष का ब्याज जाएगा तीसरे वर्ष में, फिर पहले वर्ष का चला जाएगा तीसरा वर्ष। इस डाटा को याद रखिएगा, ये आपका इसी प्रकार बनता है, ठीक है, 3 वर्ष के लिए। तो फिर 200 का कितना 2%, तो 200 का 2% निकालिएगा कितना रुपया हो जाएगा, 2 दूनी 4 रुपया हो जाएगा। और जब तक ये देगा तब तक ये यहाँ पे देखिए ब्याज के ब्याज लग जाएगा, और ये लास्ट है। जैसे जैसे हम निकाले हैं वैसे ही आप निकालिएगा, बहुत आसान है। तो देखिए यहाँ पे 6 का फिर कितना 2%, तो 6 का 2% निकालिएगा तो 6 दूनी 12 बटा में 100 यानी 0.12 हो जाएगा, यानी 0.12 यहां से निकल जाएगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है CI, है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यहां से क्या कीजिए कि सभी को जोड़ दीजिए, सबको, किसको, तो इस सबको जोड़ देना है यानी साधारण ब्याज और ए। तो यहाँ देखिए यहां से जो निकलता है ए वाला जो निकलता है भाग, यह डिफरेंट होता है, यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का बीच का अंतर होता है। अंतर अगर पूछता तो यहां से आपका आंसर हो जाता, जबकि CI पूछा है तो यहां से आपका ये सबको जोड़ देंगे। और साधारण ब्याज बोलता तो ये वाला तीनों को जोड़ देते तो साधारण ब्याज यहां से निकल जाता। तो यहां से आप 3 चीज निकाल सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो 200 1 300 400 450, तो 450 हो जाएगा। इधर जोड़ देते हैं 450 और प्लस में 6 4 10 10 और 3 13 रुपया 12 पैसा मान लीजिए, ठीक है। यहाँ पे 0 0 ये हो जाएगा 12 3 5 1 6 4 यानी 463.12 इतना रुपया इसका चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा, किसका, 5,000 का। तो 463.12 रुपया इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसे बोला है क्या कि 2 समान बर्तन, यानी 2 समान बर्तन है, 1/3 भाग तथा 1/4 भाग दूध से भरा हुआ है। उन्हें ऊपर तक पानी से भर देने के बाद दोनों बर्तनों के मिश्रण को एक टब में उड़ेल दिया जाता है। इस मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो देखिए पहला बर्तन को A मान लेते हैं और दूसरा बर्तन को B मान लेते हैं। इस कुल बर्तन का 1/3 भाग दूध से भरा हुआ है, जबकि दूसरे बर्तन का 1/4 भाग दूध से भरा हुआ है ना। तो यहाँ पे पता नहीं कि ये दूध कितना है, जबकि दोनों में समान
दूध का मात्रा है। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि दोनों के एलसीएम के बराबर हम लोग दूध का मात्रा मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4 × 12, माने चलिए 12 लीटर हो गया। 12 लीटर का इतना हो गया। ये भी 12 लीटर का बर्तन है। तो इसको काटिएगा तो 4 से 4 × 12, 3 से 3 × 4 12, तो हो जाएगा 4 लीटर दूध और इसमें हो जाएगा 3 लीटर दूध, है ना। ये दूध का मात्रा हो गया, दूध। तो सोचिए कि जो इसमें पानी कितना होगा। 12 लीटर में 4 लीटर दूध है तो पानी कितना होगा, 12 लीटर में 4 लीटर दूध है तो पानी कितना होगा, 8 लीटर पानी होगा। और इसमें 12 लीटर में 3 लीटर दूध है तो पानी कितना होगा, 9 लीटर होगा। और इसको क्या किया जाता है कि ये भरा जाता है, पूरा भर दिया जाता है, ठीक है। इसमें भी 12 लीटर और इसमें भी 12 लीटर डाल दिया जाता है। और इसके बाद क्या किया जाता है कि तीसरा बर्तन में इन दोनों को उड़ेल दिया जाता है, यानी कहने का मतलब है कि जो उसमें डाल दिया जाता है तो उसमें यानी इस मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। हम लोग उससे दूध और पानी का अनुपात पूछा। तो सोचिए कि जब पहला टब में दूध कितना है, 4 लीटर है, और दूसरा में कितना है, 3 लीटर, तो कुल दूध कितना होगा, 7 लीटर ना होगा। तो 4 × 3 7 लीटर दूध हो गया और पानी कितना हो गया, 9 × 8 17 लीटर पानी हो गया। तो 7:17 के अनुपात में दूध और पानी का अनुपात होगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बोला है क्या कि 60 मीटर ऊंचे एक भवन की चोटी से एक मीनार के शीर्ष और पाद के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री तथा 60 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई कितनी है। तो देखिएगा यहाँ पे कि एक भवन है, माने चलिए ये भवन हो गया और यहाँ पे एक मीनार है, ये जो है एक मीनार है। और भवन की चोटी से एक मीनार के शीर्ष पर, मीनार का शीर्ष ए वाला है और भवन का चोटी ए वाला है। भवन की लंबाई कितना है, ऊंचाई 60 मीटर है। ऊपर से अवनमन कोण जो बनता है वह इसके शीर्ष पर और इसके पाद पर, पाद मतलब क्या, नीचे बेस पर, बेस पर कितना डिग्री का बनता है, तो ये 60 डिग्री का है और ये जो है इसके शीर्ष पर यह 30 डिग्री का है, ठीक है। अब इसका हम लोग नामकरण कर देते हैं। तो इसका नाम दे दीजिए ABCD। मैंने ऐसा क्वेश्चन 3 सेट में पढ़ाया है, सेम क्वेश्चन है, डिजिट अलग अलग है, इसको E मान लीजिए। तो यहां से देखिएगा कि A से E तक का अनुपात में 1 होता है, जबकि E से B तक के अनुपात में 2 होता है ना। तो हम लोगों से पूछा है कि CD की लंबाई यानी मीनार की लंबाई पूछा है। तो यहाँ पे देखिए जब ये 2 है, E से B तक के 2 है, तो ये भी 2 होगा अनुपात में, है ना। तो देखिएगा यहाँ पे कि अनुपात में अनुपाती की योग कितना, B से E तक के 2 और E से A तक 1, तो 2 × 1 3 है, जबकि है कितना 60 मीटर। 3 से 20 × 60, अनुपात 1 बराबर हो जाएगा 20 मीटर। अनुपात 1 का वैल्यू कितना आ गया, 20 मीटर आ गया। हम लोग उससे पूछा है BC की लंबाई, तो CD की लंबाई, तो CD बराबर हो जाएगा अनुपात में 2, अनुपात 1 बराबर 20 मीटर, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 × 20, 20 दूनी 40 मीटर। और यही आपका आंसर हो जाएगा मीनार की ऊंचाई। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बोला है कि 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर कम से कम एक चीत आने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखिएगा एक होता है चीत, एक होता है पट, है ना, चीत पट, यानी हेड टेल ऐसे लिखते हैं। 2 सिक्का, तो सोचिए कि 2 सिक्का को जब उछालिएगा तो जरूरी नहीं है कि ये पहला पर हेड आया है तो दूसरा पर टेल ही आएगा, दोनों पर हो सकता है कि हेड आएगा,
एक ए निकल गया। दूसरा बार देखिएगा कि टेल टेल भी आ सकता है, तीसरा बार में हेड टेल भी आ सकता है, और चौथा बार में टेल हेड भी आ सकता है। ये 4 बार ऐसा आएगा। हम लोगों से पूछा है कि कम से कम एक बार चीत आने का प्रायिकता क्या है। तो एक बार हेड आने का प्रायिकता क्या है, तो देखिएगा यहां पे कम से कम एक बार, अधिक से अधिक 2 बार हो सकता है ना, 3 बार तो होगा नहीं, अधिक से अधिक 2 बार हो सकता है, लेकिन कम से कम एक बार आना चाहिए। तो यहां पे देखिए कि 4 बार में टोटल कितना बार हुआ, 4 बार हुआ। तो 4 बार में कितना बार चीत आ रहा है, यानी हेड आ रहा है। तो हेड देखिए कि कितना बार आ रहा है। तो हेड हम लोग देखते हैं कि ये कितना बार आ रहा है। तो एक इसमें आ रहा है, एक इसमें आ रहा है, एक इसमें आ रहा है। इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो इसमें नहीं आ रहा है तो इसको नहीं लेंगे। तो 1 2 3, 3 बार में कम से कम एक बार आ रहा है ना। तो 3 ऊपर लिख देंगे, यानी 4 बार में 3 बार कम से कम एक बार हेड आता है। तो यही इसका प्रायिकता हो जाएगा 3/4, कम से कम एक बार चीत आने की प्रायिकता। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 6 वर्ष पूर्व आलोक तथा अमन की आयु का अनुपात 6:5 था। 6 वर्ष पहले अमन और आलोक, पहले आलोक है, आलोक अमन की आयु का अनुपात जो था वह 6:5 था। कब? 6 वर्ष पहले। तथा 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:10 होगा। 4 वर्ष बाद 11:10 होगा। तो बोला कि अमन की वर्तमान आयु कितनी है। तो यहाँ पे देखिए कि दोनों के बीच में क्या अंतर समान आ रहा है। तो 6 और 11 के बीच में 5 का अंतर है, जबकि 10 और 5 के बीच में कितना का अंतर है, तो 5 का अंतर है। अंतर बराबर आ गया। अंतर में 5 है, यानी दोनों का अंतर 5 है, जबकि यहाँ पे देखिए दोनों के आयु का अंतर कितना है, 6 4 10, क्योंकि पहले बाद क्या होता है, जुड़ जाता है। तो 6 4 10 का अंतर है, तो बराबर 10 हो गया। 5 दूनी 10, अनुपात 1 बराबर हो जाएगा 2। अनुपात 1 का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। हम लोगों से पूछा है कि अमन की वर्तमान आयु कितनी है। तो यहाँ पे देखिए कि आप ए वाला अनुपात से निकाल लीजिए, चाहे ए वाला अनुपात से निकालिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसी अनुपात से निकालते हैं। तो अमन का ये जो है अनुपात, यह कब का है, 4 वर्ष बाद का है। तो अनुपात 1 का वैल्यू 2 है, तो 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 गुने 2, यानी 10 दूनी 20 वर्ष। 20 वर्ष का कब था, 4 वर्ष बाद था। तो वर्तमान में कितना, तो वर्तमान यहां से निकालेंगे, वर्तमान निकालेंगे अमन का। तो 20 वर्ष में से 4 वर्ष घटा दीजिएगा, तो 16 वर्ष हो जाएगा अमन का वर्तमान आयु। अगला क्वेश्चन देखिए, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इस सेट का भी 70 नंबर, कि एक भिन्न का हर उनके अंश से 3 अधिक है। यदि अंश में 7 जोड़ दें और हर में से 2 घटा दें तो नई भिन्न 2 के बराबर हो जाती है। वह भिन्न क्या है। तो हम लोग क्या करेंगे कि बाई ऑप्शन बनाएंगे। ऐसे आपको जनरल मेथड से बनाने में ज़्यादा समय लग जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में है 1/4, बी में है 7/10, सी में है 8/11 और डी में है 5/8। ये चारों में से कोई एक ही आंसर होगा। तो हम लोग देखते हैं अब क्वेश्चन के अनुसार। बोला कि एक भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है। तो देखिएगा यहाँ पे हर जो है यानी 4 जो है एक से कितना अधिक है, तो 3 अधिक है। इसमें भी देखिए कि 7 और 3 10, यानी 3 अधिक है, यानी हर अंश से 3 अधिक। इसमें भी देखिए 8 3 11, 5 और 3 8, इस सब में फॉलो कर रहा है। तो यहाँ से आंसर नहीं निकल सकता है। लेकिन यहाँ से एक चीज पता चला कि हर जो है अंश से 3 अधिक है और वो भी चारों में है। अगला में देखिए कि अगला स्टेप क्या कर रहा है कि यदि अंश में 7 जोड़ दे और हर में से 2 घटा दे। तो अंश में 7 जोड़िएगा तो 7 1 8 हो जाएगा, और हर में से क्या करेंगे कि 2 घटा देंगे। तो 4 में से 2 घटाइएगा तो 2 बचेगा।
तो इस प्रकार प्राप्त भिन्न जो होता है वह 2 के बराबर हो जाता है। तो देखिए क्या 2 के बराबर हुआ, तो 2 चौके 8 यानी 4 बराबर 2 होगा, नहीं 2 के बराबर नहीं ना आया, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका नहीं होगा। इसमें जोड़ करके देखते हैं तो देखिएगा कि अंश में 7 जोड़ा जाता है, तो 7 तो पहले से है, तो 7 7 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 10 में से 2 घटाना है, यानी हर में से 2 घटाना है, तो 2 घटाइएगा तो ये हो जाएगा आपका 8। क्या यह 2 के बराबर है? और बोला है क्या कि जो प्राप्त होता है भिन्न वह 2 के बराबर हो जाता है, तो ये भी 2 के बराबर नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी आपका नहीं होगा। इसमें देखिए कि अंश में क्या करना है कि 7 जोड़ना है, तो 8 7 15 हो जाएगा। हर में से 2 घटाना है, तो 11 में से 2 घटाइएगा तो 9। क्या प्राप्त भिन्न जो है 2 के बराबर है, तो ये भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी भी आपका नहीं होगा, है ना। ऑप्शन नंबर डी में देखते हैं तो देखिएगा 5 है पहले से, इसमें 7 जोड़ना है, तो 7 5 12 हो जाएगा, और 8 में से 2 घटाइएगा तो कितना, तो 6, तो बराबर में 2 आना चाहिए, तो देखिए 6 दूनी 12, तो देखिए 2 बराबर में आ गया, तो यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हमें भी बल मिलेगा और मैं पढ़ाने का काम करूँगा। और इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार का वीडियो आप लोगों को मिलते रहेगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।